नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी मनोविज्ञान के 30 प्रश्न जो कि मनोविज्ञान के रीड में पूछे जाते हैं। आप लेवल 1 के हो या लेवल 2 के हो, दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, गत्यात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं अरस्तु, प्लेटो, वुडवर्थ और विलियम जेम्स। तो गत्यात्मक मनोविज्ञान के जनक है वो वुडवर्थ माने जाते हैं और मनोविज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु माने जाते हैं। अगर मनोविज्ञान के जनक का नाम पूछे जाते हैं तो अरस्तु है, बाकी गत्यात्मक मनोविज्ञान के जो जनक है वो वुडवर्थ माने जाते हैं। साथ ही अगर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की बात पूछे तो विलियम जेम्स को जाना जाता है। ये आधुनिक मनोविज्ञान के जनक यहाँ पे कहे जाएंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषता है वो समवेगात्मक विकास की नहीं है। यानी ऐसी कौन सी विशेषता है जो समवेगात्मक विकास की अवस्था नहीं है। समवेग संचयी रहता है, समवेग सतत होता है, समवेग की अनुभूति अचेतन होती है या समवेग एक दैहिक प्रतिक्रिया है। तो यहाँ पर इसका जो विशेषता नहीं है वो आपका तीसरा रहने वाला है। समवेग की जो अनुभूति है वो अचेतन नहीं होती है, जबकि ये कैसी होती है, ये एक चेतन होती है। कैसी होती है, चेतन होती है। साथ ही 3 ऑप्शन आपके राइट रहेंगे। ये तीसरा ऑप्शन इसका गलत रहेगा, यानी चेतन नहीं होती है बल्कि ये चेतन होती है। ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल है यहाँ पे तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा जो नियम है वो टोलमैन के सीखने का नियम नहीं है। टोलमैन का सीखने का नियम नहीं है। तो टोलमैन ने 3 नियम दिए हैं। पहला नियम दिया है समता का नियम, दूसरा जो नियम है वो है उद्दीपक का नियम और जो तीसरा नियम है वो प्रस्तुतिकरण का नियम है। ठीक है, तो यहाँ पर मनोवर्ती का नियम है ना, वो टोलमैन ने नहीं दिया है। तो मनोवर्ती का जो नियम है वो टोलमैन के अंतर्गत नहीं आता है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका राइट रहेगा। अगला सवाल है, नाच ने जाने आंगन टेढ़ा। नाच ने जाने आंगन टेढ़ा किस रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है। यानी नाच ने जाने आंगन टेढ़ा यानी अपने दोष या अपनी कमी को दूसरे व्यक्ति या दूसरे परिस्थिति को जिम्मेदार ठहराता है, वो क्या कहलाता है। तो वो आपका कहलाता है प्रक्षेपण। यानी अपनी गलती को दूसरे पे क्या करता है, प्रक्षेपण कर देता है। तो ये रक्षात्मक युक्ति प्रक्षेपण कहलाएगी। इसका ऑप्शन भी राइट रहेगा। अगला सवाल है, निबंधात्मक परीक्षा का गुण कौन सा नहीं है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा, निबंधात्मक जो परीक्षा है, तो निबंधात्मक परीक्षा का कौन सा गुण नहीं रहेगा। तो यहाँ पर उच्च मानसिक क्रियाओं का मापन होता है, सही बात है। अगला है यहाँ पे भावों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है, बिल्कुल राइट है। रटने पर बल, तो ये रटने पे बल नहीं देता है। नकल की कम संभावना, बिल्कुल राइट है। तो निबंधात्मक परीक्षा का गुण रहेगा रटने पर, यहाँ पर बल नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। छठा सवाल है, आरटी एक्ट 2009 में राज्य सलाहकार परिषद के गठन का जो उल्लेख है वो किस धारा में किया गया है। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, यानी आरटी एक्ट के तहत राज्य सलाहकार परिषद का जो गठन है वो किस धारा में किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, धारा 33 में, धारा 34 में, धारा 35 में या धारा 36 में। तो यहाँ पर धारा 34 के अंतर्गत राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 7वें नंबर का सवाल है यहाँ पे, क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान किस पे किया जाता है। कमजोर छात्रों के द्वारा, शिक्षकों के समूह द्वारा, माता पिता के द्वारा, चतुर छात्रों के द्वारा। तो यहाँ पर जो क्रियात्मक अनुसंधान है ना, ये शिक्षक के समूह के द्वारा किया जाता है। तो बी ऑप्शन है इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पे, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो सिद्धांत है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है। ठीक है, तो स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, जिसे नैमित्तिक सिद्धांत भी कहा जाता है, उसके बारे में गलत कथन आपको क्या करना है, छांटना है। तो यहाँ पर देखते हैं, इस सिद्धांत को साधनात्मक अनुबंधन भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ये थॉर्नडाइक के अभ्यास के सिद्धांत से लिया गया है, तो ये आपका गलत रहेगा। ये थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम से नहीं लेकर ये प्रभाव के नियम से लिया गया। किस नियम से, प्रभाव, अभ्यास के नियम से नहीं लिया गया, ये प्रभाव के नियम से, इसलिए गलत हो गया। व्यवहार जो प्रबलित होता है उसे दोहराया जाता है, बिल्कुल सही बात है। व्यवहार जो प्रबलित नहीं होता है अंततः समाप्त हो जाता है, तो ये भी आपका सही रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा ऑप्शन है बी वाला, ये असत्य रहेगा, यानी गलत रहेगा। ये प्रभाव के नियम से लिया गया है। अगला सवाल है, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए वो कह रहा है, तो ये एक किस तरह का उदाहरण माना जाएगा।
तो ये आगमनात्मक तर्क होगा, निगमनात्मक तर्क होगा, अवधारणात्मक मानचित्र होगा या परिकल्पनात्मक परीक्षण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार वापस देखते हैं। भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण क्या कर रहा है, समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है। वो छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए वो कह रहा है। तो ये एक आगमनात्मक तर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क ये कहलाएगा, यानी इसका आपको ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है, जॉन डीवी के अनुसार बच्चे बेहतर तरीके से कैसे सीखते हैं? जॉन डीवी के अनुसार बच्चे बेहतर तरीके से कैसे सीखते हैं? प्रदर्शन विधि के द्वारा, कथा कथन विधि के द्वारा, अभ्यास करके या व्याख्या विधि के द्वारा। तो जॉन डीवी के अनुसार जो बच्चे ना सबसे बेहतर तरीके से सीखते हैं वो अभ्यास करके सीखते हैं। सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अभ्यास करके ही बच्चा सबसे ज्यादा सीख सकता है। अगला सवाल हमारा यहाँ पे आ रहा है। अगला सवाल यहाँ पे, एक लंबा क्षैतिज अधिगम वक्र कैसा होता है? एक लंबा क्षैतिज अधिगम वक्र वो कैसा होता है? सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है, स्थिर वक्र होता है या ए और बी दोनों रहेगा? तो एक लंबा जो क्षैतिज अधिगम है ना, क्षैतिज लंबा अधिगम वक्र है ना, वो एक तरह का यहाँ पर स्थिर वक्र होता है। कैसा होता है? एक स्थिर वक्र होता है, यानी क्षैतिज चल रहा है, यानी ये आपका जो ग्राफ है इस तरह का अगर चल रहा है तो ये एक स्थिर वक्र कहलाएगा। यानी तो बढ़ रहा है, ने यहाँ पे घट रहा है, तो एक स्थिर चल रहा है, तो ये एक क्षैतिज में कैसे चलेगा? स्थिर वक्र कहलाएगा। अगला है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे ने दिया है और यहाँ पर उन्होंने क्रम बताया है। तो यहाँ पर इसका जो क्रम है ना वो कैसा रहेगा? तो इसमें सबसे पहले ज्ञान आता है। तो ज्ञान तो आपके सभी ऑप्शन के अंदर आ रहा है। ज्ञान के बाद अवबोध आता है। देखो अवबोध इसमें नहीं आ रहा है, तो ये वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अवबोध इसमें आ रहा है, अवबोध इसमें आ रहा है, अवबोध में। ठीक है, तो एक तो ये आपका हो गया। दूसरे नंबर अवबोध आता है। तीसरे नंबर पर अनुप्रयोग आता है। तो इसमें अनुप्रयोग नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, और इसमें अनुप्रयोग आ रहा है, इसमें अनुप्रयोग आ रहा है। ठीक है, अनुप्रयोग के बाद में विश्लेषण आता है। तो विश्लेषण आपका देखिए यहाँ पर इसमें आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है, और इसमें क्या रहा है? संश्लेषण है। तो पहले विश्लेषण आता है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एक नंबर पे आपका ज्ञान रहेगा, दो नंबर पे आपका अवबोध रहेगा, तीन नंबर पे आपका अनुप्रयोग रहेगा, चार नंबर पे आपका विश्लेषण रहेगा, पांच नंबर पर संश्लेषण रहेगा और छह नंबर पे आपका क्या रहेगा? मूल्यांकन रहेगा। तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र का बिल्कुल सही क्रम रहेगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला है, जीन पियाजे ने किशोरावस्था को संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में रखा है। पियाजे ने किशोरावस्था को संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में रखा गया है? तो यहाँ पर जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में चार अवस्थाएं बताई है। इन चार अवस्थाओं के अंदर जो पहली अवस्था है वो होती है पेशीय संवेदी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था ये इनकी पहली अवस्था है। ठीक है, यहाँ पर इनकी ये पहली अवस्था है जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है। 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है। उसके बाद में जो दूसरे नंबर पर आती है वो इनकी आती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था ये 2 नंबर पे आती है। ठीक है, और इनकी जो एज है वो आपकी 2 से लेकर 7 तक होती है। कहाँ तक होती है? 2 से लेकर 7 वर्ष तक ये अवस्था होती है। तीसरे नंबर पे इनकी आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये तीसरे नंबर पे आती है और इनकी एज है 7 से लेकर 11 वर्ष तक। 7 से लेकर 11 वर्ष तक। और अंतिम इनकी आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 नंबर पे आती है जो कि 11 से लेकर 19 वर्ष तक होती है और यही क्या होती है? किशोरावस्था कहलाती है। तो यहाँ पर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही जो किशोरा अवस्था में आती है। तो ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा। आपके 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें क्रम पूछा जा सकता है, इनकी एज पूछी जा सकती है। ठीक है, और ये किसका सिद्धांत है? ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। कितनी अवस्था है? 4 अवस्था है। तो बी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट रहेगा आपका। अगले सवाल की चलते हैं। ये वृद्धि और विकास से संबंधित सवाल है। वृद्धि और विकास को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वृद्धि और विकास को समझने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। विकास के पैटर्न को समझने हेतु, अधिगम को उपयुक्त अनुभव प्रदान करने हेतु, प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से दंड देने हेतु, ए और बे दोनों। तो आपके दोनों ऑप्शन राइट रहेंगे। डी ऑप्शन राइट है, यानी पहला विकास के पैटर्न को समझने हेतु, अधिगम को उपयुक्त अनुभव प्रदान करने हेतु, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें माने जाएंगे। यहाँ पर इसमें क्या होता है? प्रत्येक बच्चा अलग अलग तरीके से क्या करता है? सीखता है। तो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये बिल्कुल राइट इसका ऑप्शन रहेगा। 16वां सवाल है यहाँ पे, साइकोलॉजी फर्स्ट कोर्स इन ह्यूमन बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? साइकोलॉजी फर्स्ट कोर्स इन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पर बिहेवियर का नाम आ चुका है, तो ये एडविन गुथरी की किताब है। एडविन गुथरी की किताब है। तो आपका डी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट रहेगा। पर दूसरा सवाल हम ले रहे हैं, ई एल थानडाइक के वर्गीकरण के अनुसार स्कूल में
या स्कूल के बाहर सभी शैक्षणिक गतिविधियों में किस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है? यानी स्कूल में या स्कूल स्कूल से बाहर की जो भी गतिविधियाँ होती है, उसमें किस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर अमूर्त बुद्धिमत्ता, मूर्त बुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धिमत्ता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो रहती है बुद्धि बाहर, तो अमूर्त बुद्धिमत्ता रहती है। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। और अमूर्त बुद्धि में क्या होता है? शब्दों का, अक्षरों का या संख्याओं या प्रतीकों की प्रक्रिया देने की क्षमता ज़्यादातर रहती है, जो कि स्कूल या स्कूल से बाहर की गतिविधियों में इस बुद्धि की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, अमूर्त बुद्धिमत्ता की। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। अगला सवाल है, बहिर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर जो व्यक्तित्व है वो युंग के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और अभयमुखी। तो बहिर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं, उनकी रुचि क्या होती है? बाहरी वातावरण की ओर ज़्यादा होती है और बाहरी दुनिया को क्या करते हैं? वो हमेशा निर्देशित करते हैं। यानी वे सामाजिक होते हैं, मिलनसार भी होते हैं, वो तनाव मुक्त होते हैं। ए और बी ये दोनों बिल्कुल राइट रहेंगे। यानी ये सामाजिक होते हैं, मित्रतापूर्ण होते हैं या तनाव मुक्त भी होते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। अगला सवाल है, ये एक परिभाषा है, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये किसने कहा है? यानी यथार्थ विज्ञान है। तो ये कहने वाले हैं मैकडूगल। कौन है? मैकडूगल कहने वाले हैं। इसके अलावा अन्य परिभाषाओं की बात करते हैं तो वाटसन की कौन सी परिभाषा है? वाटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान है ना, व्यवहार का धनात्मक या सकारात्मक विज्ञान है। ये वाटसन ने कहा है। अगर हम क्रो एंड क्रो की परिभाषा की बात करते हैं, इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मानव व्यवहार और मानव संबंधों का क्या है? अध्ययन है। ये क्रो एंड क्रो ने कहा। तो वर्तमान में जो यथार्थ विज्ञान है ना, ये तो किसकी है? मैकडूगल की। आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है, एक किशोर ये महसूस करना है कि एक किशोर का ये महसूस करना है कि ये सभी लोगों ने ध्यान दिया है कि मैंने शर्ट सप्ताह में 2 बार पहनी है। सभी लोगों ने ध्यान है कि सप्ताह में 2 बार पहनी है। तो ये किस प्रकार का रहेगा? उसकी जागरूकता का, उसकी काल्पनिक श्रोता दर्शक का, आत्म नियमन का या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन-सा इसमें राइट रहेगा? तो एक व्यक्ति यानी कई सारे लोगों ने उनकी शर्ट पर सप्ताह में 2 बार कैसे पहनी, उनका ध्यान दिया है। तो ये उनकी काल्पनिक जो श्रोता है या दर्शक के रूप में रहेगा। इसका उदाहरण ये ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। अगला सवाल है, ज्ञान निर्माण ज्ञान निर्माण नए ज्ञान और एक शिक्षार्थी के व्यक्तित्व पूर्व ज्ञान का अद्वितीय संयोजन है। उपयुक्त सिद्धांत की निम्नलिखित में से किस विचारधारा द्वारा पैरवी की जाती है? यानी ये कह रहा है, ज्ञान निर्माण, ज्ञान ये नए ज्ञान और एक शिक्षार्थी के व्यक्तिगत पूर्व ज्ञान का अद्वितीय संयोजन है। ठीक है, तो ये किस सिद्धांत की विचारधारा है? ठीक है, तो ये जो राइट आंसर कैसा रहेगा? व्यवहारवाद का, रचनावाद का, कट्टरपंथी रचनात्मकता या उपयुक्त सभी। तो ये राइट रहेगा रचनावाद का। किसका रहेगा? रचनावाद का। और रचनावाद में क्या होता है कि ज्ञान निर्माण नए ज्ञान और एक शिक्षार्थी के व्यक्तिगत पूर्व ज्ञान का अद्वितीय संयोजन होता है। यानी बालक के पूर्व ज्ञान के आधार पर ही सक्रिय रूप से नवीन ज्ञान का निर्माण किया जाता है। ये रचनात्मकता में होता है। और रचनावाद में क्या होता है? अधिगमकर्ता समावेशक होता है। ठीक है, और शिक्षक कैसा होता है? मार्गदर्शक की भूमिका में रहता है। अगला सवाल है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या दर्शाता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या दर्शाता है? से शैक्षिक गतिविधि, शैक्षिक विषय, शैक्षिक और से शैक्षिक क्षेत्र दोनों, संकलात्मक परीक्षण। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई जो कि ग्रेडिंग प्रणाली से चलता है, तो ये शैक्षिक और से शैक्षिक क्षेत्र दोनों के लिए ही मूल्यांकन को क्या करता है? दर्शाता है। तो सी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है, अधिगम की क्रिया को माना जा सकता है। अधिगम की प्रक्रिया को माना जा सकता है। देखिए 3 पॉइंट है इसमें। व्यवहार का पूर्णतया स्थायी रूपांतरण, व्यक्तित्व में पूर्णतया स्थायी परिवर्तन, जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों को ग्रहण करना। तो इसमें ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल राइट होंगे। ए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अधिगम की प्रक्रिया को इन तीनों के द्वारा माना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 24वां सवाल हमारा है, यहाँ पर लिखा है कि अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? लर्निंग आउटकम्स, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं लर्निंग आउटकम। का मतलब क्या होता है? बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन या पाठ्य वस्तु का पूर्ण होना। तो अधिगम प्रतिफल का मतलब होता है कि बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से, बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन। तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। अगला सवाल है, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक जो सिद्धांत है, मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है, उसमें उद्योग बनामहीनता का चरण है ना, वो किस एज में बताया गया है?
एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्योग बनाम हीनता का जो चरण है ना, वो किस वर्ष के दौरान हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, देखो 4 से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 13 से 19 वर्ष या 2 से 4 वर्ष के बीच में। तो ये 6 से लेकर 12 वर्ष के बीच में ही उद्योग बनाम हीनता का चरण माना जाता है। और उद्योग बनाम हीनता का जो चरण है वो मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था है। कौन सी अवस्था है ये? चौथी अवस्था मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर यही रहेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? नैतिकता वाली भुजा कहेंगे। ठीक है, उपाय यानी इड, आत्मा यानी ईगो, प्राहे मतलब सुपर ईगो, इड तथा सुपर ईगो यानी निम्नलिखित में से व्यक्तित्व की जो नैतिकता वाली भुजा, नैतिकता कब आती है? ठीक है, तो ये आती है सुपर ईगो में। किस में आती है? सुपर ईगो में यानी प्राहा में। किस में आती है? परम अहम में। परम अहम क्या होता है? आदर्शों और नैतिकता का इसमें क्या होता है? भंडार होता है। तथा बच्चों के सामाजिकरण में क्या होती है? प्रमुख भूमिका वो निभाता है। और इसमें पूर्णतः क्या होता है? चेतन मन होता है। ठीक है, जब सुपर ईगो आता है तब आपका पूर्ण मन क्या होगा? चेतन अवस्था में रहता है। इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि? यहाँ पर देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखता है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं। ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना क्योंकि वहाँ पर विकास दर है ना वो भिन्न भिन्न होती है और उनका सीखने का जो तरीका है ना वो भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। इसलिए उन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना जरूरी है। डी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट रहेगा। सवाल है, 28वां सवाल है आज का, आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा बाह्य प्रेरणा से बेहतर क्यों है? आंतरिक प्रेरणा बाह्य प्रेरणा से बेहतर क्यों है? बच्चे डर के कारण सीखते हैं, सहकर्मी सीखने को बढ़ावा देते हैं, ये आत्म अधिगम को गति देता है, छात्र अनुशासित नहीं रहता है। तो आंतरिक जो प्रेरणा है ना वो बाह्य प्रेरणा से क्यों बेहतर है? क्योंकि ये आत्म अधिगम को क्या करता है? गति देता है। ये आत्म अधिगम यानी अंदर की अधिगम को क्या कहता है? गति देता है। इसके लिए सी ऑप्शन इसका एकदम राइट रहेगा। अगला सवाल है, CWN का अर्थ क्या होता है? CWN का अर्थ क्या है? CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। ठीक है, और इसका हिंदी अर्थ बोलते हैं तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। सी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट रहेगा। ठीक है, CWSN, CWSN, सी। ठीक है, सी का मतलब चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड रहेगा। ठीक है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक इसका हिंदी रूप रहेगा। आज का और अंतिम सवाल है जो साइकोलॉजी का आपका अंतिम सवाल रहेगा, ये है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। क्यों अधिक महत्व दिया गया है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन रहेगा, भौतिक संसाधनों को, शिक्षित और अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संचित अनुभवों को और बालकों के लिए संरक्षित अनुभवों को। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा डी वाला, बालकों के लिए संरचित अनुभव। बालकों के लिए संरचित अनुभव, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। तो रीट परीक्षा में आज के अति महत्वपूर्ण 30 सवाल रहे हैं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।